अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने लॉन्ग क्विज 2 का पोर्शन नंबर 1 जो कि है केमिस्ट्री। तो हमारा क्विज नंबर 2 का पहला एमसीक्यू है जी। न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ। कि आपके पास आइसोटॉप्स है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसमें कोई केटाइन एनाइन नहीं बना। तो न्यूट्रल एटम ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कार्बन को। कार्बन के आइसोटॉप्स आप लोगों को पता है। कार्बन 3 है। इसका एटॉमिक नंबर है 6 और 12 है मैस नंबर। इसके तीनों आइसोटॉप्स की बात की जाए 12 6 12 6 13 6 14। ये कार्बन के 3 आइसोटॉप है। अब उसने क्या क्या है, कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो कि सेम एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स के न्यूट्रल एटम्स। अब ये सारे न्यूट्रल हैं तो इसमें क्या चीज सेम होगी। अब आप देखो इसमें क्या सेम है। मैस नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। मतलब या तो इसमें प्रोटॉन सेम है, और जितने आपके पास न्यूट्रल एटम में हम कहते हैं जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो आपके पास न्यूट्रल एटम दिया हुआ है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास प्रोटॉन तो नहीं दिया हुआ कहीं भी, इलेक्ट्रॉन जरूर दिया हुआ है। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि आइसोटॉप्स के न्यूट्रल एटम्स की चीज क्या सेम होती है? इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, मैस नंबर डिफरेंट है। न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं, बिकॉज न्यूट्रॉन डिफरेंट है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ठीक ऑप्शन बन जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है जी। एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंज्ड बाय विच टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। हमने पढ़ा हुआ अल्फा बीटा गैमा मोस्ट कॉमन जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस निकल रही होती हैं ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव प्रोसेस, वो तीन है, अल्फा बीटा गैमा। अब इनमें से जो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता वो होता है गैमा का। अल्फा में भी चेंज होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है 2। बीटा में एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है एलिमेंट का। द ओनली रेडिएशन इन विच एटॉमिक नंबर इज नॉट इफेक्टेड इज द गैमा रेडिएशंस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है जी। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बिकम सेल्फ सस्टेनिंग डिपेंड्स ऑन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमें पहले पता होना चाहिए है क्या। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन था जो कि जिसमें एक बड़ा एटम छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। इसकी जो बात को हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फिशन अनकंट्रोलेबल हो गया है। उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड चाहिए? उसमें हमें न्यूट्रॉन्स चाहिए। 1 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 से 9, 9 से 27, इस तरह हर एक की सब ब्रांचेस निकलती हैं। तो न्यूक्लियर फिशन में सेल्फ सस्टेनिंग के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है पार्टिकल, वो है न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशन। रेडियोएक्टिव एमिशन में तमाम रेडिएशंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आपके पास? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी की सारी नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव वाली होती है, लेकिन गैमा आपकी स्ट्रेट जाती है, डिफ्लेक्ट नहीं होती। गालिबन आयनाइज सारी की सारी करती हैं, तो दे आयनाइज गैसेस, ये ठीक है। उसके अलावा भी देख लेते हैं। दे आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द एल्यूमिनियम शीट, बिल्कुल गलत है। एक अल्फा हो जाएगी, बीटा हो जाएगी, लेकिन गैमा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। दे इमिट लाइट, सारी की सारी इमिट नहीं कर रही होती लाइट को। तो आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दे आयनाइज गैसेस, सारी की सारी गैस को आयनाइज करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है। विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो हर एक की पेनिट्रेटिंग पावर डिफरेंट है, और हाईएस्ट जो हमारे पास है वो गैमा की होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल सिंपली रेफर्स टू द स्टाफ ऑफ लाइफ। कि कौन से बायोमोलिक्यूल को हम स्टाफ ऑफ लाइफ कहते हैं? तो जी कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड द स्टाफ ऑफ लाइफ, ए ऑप्शन। Which of the following are simplest sugars? मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। आपको पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनको आप स्प्लिट करो तो आपके पास एक सेक्राइड है, उनको हम कहते हैं मोनो सॉरी मोनोसेक्राइड्स। वो जिनको आप जब तोड़ो तो दो सेक्राइड्स निकले तो आप कहते हो डाइसेक्राइड्स। ये काफी सारे निकले तो हम कहते हैं ओलिगो। 2 to 9 वालों को हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड बहुत ज्यादा अनकाउंटेबल, मोर देन 10 जो होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो आपके पास सिंपलेस्ट कौन सा है जिनको तोड़ने से आपके पास एक सेक्राइड का यूनिट आ जाए, एक शुगर का यूनिट आ जाए, तो हम कहते हैं उसको मोनोसेक्राइड, विच आर द सिंपलेस्ट शुगर्स। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड। मोनोसेक्राइड्स के दरमियान हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स में, और ग्लूकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में। ये कोवलेंट बॉन्ड है, सीओसी बॉन्ड। विच बायोमोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट? 50% टोटल ड्राई वेट हमारी बॉडी में किस बायोमोलिक्यूल का है? दिस इज द वेट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे पास 50% टोटल ड्राई वेट बना रहे होते हैं। लेसिथीन्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ मॉलिक्यूल? लेसिथीन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बायोमोलिक्यूल की, जो कि बिलोंग करते हैं लिपिड से। लिपिड्स की जो क्लास है एक, उसमें हम कैटेगराइज करते हैं लेसिथीन को। देन थ्री मेजर कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी इन फर्टिलाइजर, आपके पास पेपर से लिया गया है कि फर्टिलाइजर के थ्री मेन कंपोनेंट्स जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं वो क्या है? सॉरी, हाँ, फर्टिलाइजर में डाले जाते हैं प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिए, जरूरी है लीफ के लिए, स्टेम के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए। तो वो है डी ऑप्शन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। नाइट्रिक एसिड वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच प्रोसेस? नाइट्रिक एसिड को हम किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड को हम बनाते हैं जी बर्कलेन एंड आइड प्रोसेस। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस यूजेस विच कैटलिस्ट? अमोनिया को हम बनाते हैं हेबर्स प्रोसेस से, और इसमें हमारे पास कैटलिस्ट होता है आयरन। आयरन इज स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। और आयरन के लिए हम प्रोमोटर जो डालते हैं वो है मोलिबिडेनियम। प्रोमोटर के तौर पर मोलिबिडेनियम, लेकिन मेन कैटलिस्ट का जो काम कर रहा होता है वो आयरन कर रहा होता है आपके पास। Then contact process was discovered by, contact process was discovered by नीच, जर्मनी में डिस्कवर हुआ था। जर्मन साइंटिस्ट था नीच, उसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कवर किया था जाबिर बिन हयान ने, लेकिन उसने सल्फ्यूरिक एसिड को किया था। उसके बाद कॉन्टेक्ट प्रोसेस स्पेसिफिकली बनाया गया था H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिकॉज H2SO4 इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। और किसी भी मुल्क की अगर आपने इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देखनी है तो हम देखते हैं उस कंट्री में कितना H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कंडीशन और प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग रेशियो ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज ऑफ H2SO4। तो उसके लिए जो प्रोसेस डेवलप किया था H2SO4 को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस, और ये था जर्मन साइंटिस्ट नीच। बी ऑप्शन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1s2 2s2 2p3, आपके पास इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। तो आपको देखो आउटर मोस्ट शेल देख लें। आउटर मोस्ट में क्या है? 2s2 तो फुल है, s में ये हम ड्रॉ कर लेते हैं 2s और 2p। 2s में दो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली। 2p3 में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे, और हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में ऑप्मा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हंस रूल को और पॉलिक्स-क्लूजन को। तो उसके मुताबिक हमारे पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तीनों पहले सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाते हैं। हमने पढ़ा ना हंस रूल कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट जाना पसंद करते हैं, बनिस्बत के वो एक ही ऑर्बिटल में डिफरेंट स्पिन के साथ आए। वो प्रेफर करेंगे कि वो सेपरेट ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ जाए। रीजन क्या है कि वो इकट्ठे क्यों नहीं आते? इसकी रीजन ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करूं तो इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा एक ही ऑर्बिटल में रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सेपरेट जाना पसंद करते हैं ताकि एनर्जी कम यूज हो। अब चौथी में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची। जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगी तो फिर उसकी मजबूरी है पेयर होना। अगर P4 आता तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दो रह जाते, P5 आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा। P6 में तो कंप्लीटली फिल हो जाता है आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है इकट्ठे रहना, वरना वो खुशी से नहीं रहती जब स्पेस खत्म हो जाती है। लाइक आपके पास भी आप घर की एग्जांपल ले सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, इनके पास ये रूम्स हैं। तो आप प्रेफर क्या करते हो कि जब आपको सेपरेट रूम मिल जाए तो आप सेपरेट रूम लेना पसंद करते हो। अब रूम फिलअप हो गया है तो आपकी मजबूरी है पेयरिंग में रूम लेना। तो वही एग्जांपल, वही चीज इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है कि अब ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, कि दोनों का नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आपस में रिपल्शन जो होती है, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बेहतर है कि वो सेपरेट चला जाए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपके पास कितनी हो जाएंगे? 3। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर, बहुत बेसिक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। दरमियान वाले जो है आपके पास पीरियोडिक टेबल में वो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आपके पास मेटल्स पूछा गया था, प्योर मेटल्स, तो मोस्ट कॉमन जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। दोनों बनाते हैं, बेसिक भी बनाते हैं, एम्फोटेरिक भी बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम दिया था दोनों का, बोथ का ऑप्शन, कि अगर आपके पास बोथ का ऑप्शन आए तो हम बोथ की तरफ जाएंगे। एम्फोटेरिक भी बना रहे होते हैं कुछ मेटल्स, लेकिन अगर हमारे पास एक चूज करना पड़े तो आप बेसिक की तरफ जाओगे, बिकॉज मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं। एल्यूमिनियम पढ़ा हुआ है आपने, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो आपके पास एम्फोटेरिक है। तो लेकिन उसके अलावा जो मैक्सिमम मेटल्स हैं वो बेसिक बना रहे हैं, तो ज्यादा जो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा वो डी है। लेकिन अगर बोथ आएगा तो आप बोथ पे जाओगे। अबिलिटी ऑफ मेटल्स टू कन्वर्ट इनटू शीट्स इज कॉल्ड, तो बताया हुआ है कि मेटल्स कन्वर्ट हो जा सकते हैं। मेटल्स सॉफ्ट नेचर के होते हैं, उनको आप वाइट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, शीट्स में। अगर आप शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हो मेटल्स को तो हम उसको कहते हैं मेलिएबल। मेलिएबल अगर वायर में कर रहे होते हैं कन्वर्ट तो हम उसको कहते हैं डक्टाइल। ability of metals to convert into wires is called ductility, and ability of metals to convert into sheets is called malleability. विच अल्कली मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज, बहुत कॉमन एमसीक्यू है कि अल्कली मेटल्स हमारे पास 1A ग्रुप है, जिसमें आपके पास क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो कौन सा मेटल है जो हम बैटरी बनाने में काम यूज करते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है लिथियम बैटरीज बन रही होती हैं, तो लिथियम इज द अल्कली मेटल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट डैश विल बी द एसिड, कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से एसिडिटी पे क्या फर्क होता है, वो बढ़ती है, वो कम होती है, कोई रिलेशन नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिडिटी से। ये सारे ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो ग्रेटर द या हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। अब से एग्जाम्पल ले सकते हो, हमारे पास ज्यादातर ये स्टेटमेंट जो कंसर्न करती है ना, वो करती है हेलोजन एसिड्स कहते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हो इसको, या ऑक्सी एसिड ज्यादा कॉमन नेम है इनका। HClO2, HClO2, HClO भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास, HClO। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको पता है -2 ही है, और ये +1 में होता है, तो इधर मेरे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, बिकॉज मेरे पास कंपाउंड जो है ओवरऑल न्यूट्रल है। यहाँ पे ऑक्सीजन की -4 है, ये +1 है इधर हाइड्रोजन, और बाकी हमने इसको न्यूट्रल करना है, ओवरऑल चार्ज 0 करना है, तो ये +3 में है। ठीक है, अब इधर -6 में है, इधर +1 हाइड्रोजन की होती है आपको पता है, और ये +5 में है, बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, 0 का, +6 -6। और यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो देखो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, +1, +3, +5, +7। अक्सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लेता होता है कोई आपको, HClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो भी पूछ सकता है आपसे। लेकिन उससे आप रिजल्ट क्या निकाल रहे हो, रिजल्ट आप ये निकाल रहे हो कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है तो आपके पास एसिडिटी बढ़ती जा रही है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है HClO4 है। तो जितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी हेलोजन की, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उस एसिड की। मोस्ट नॉन मेटेलिक नेचर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक फ्लोरीन। तो इसमें आपके पास डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बिकॉज मैंने फ्लोरीन नहीं दिया हुआ, टिन, क्लोरीन और टीबी, तो आपके पास फ्लोरीन नहीं है, तो मोस्ट नॉन मेटेलिक नेचर का फ्लोरीन है, तो डी ऑप्शन नन आ जाएगा आपका यहाँ पे। कॉइनेज मेटल्स क्या है, कॉइनेज मेटल्स हमारे पास हैं कौन से, पहले तो आपको ये पता हो कॉइनेज मेटल्स कौन से हैं। हाँ जी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, दीज आर कॉल्ड द कॉइनेज मेटल्स। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है ट्रांजिशन सीरीज में, 3D 4D 5D में जो है एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कॉइनेज मेटल्स हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज कॉल्ड, इनऑर्गेनिक बेंजीन हमारे पास क्या है, बोराजीन को कहते हैं, बोराजीन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो बिल्कुल बेंजीन की टाइप का होता है, वहां कार्बन होता है, यहाँ पे हम बोरोन के साथ ड्रॉ करते हैं इसको। ये इसका स्ट्रक्चर है जी आपके सामने, बोरॉन, बोरॉन, ये नाइट्रोजन। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरह ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सेम ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। और अब चार बॉन्ड बना लिए, तो एक प्लस एग्जिस्ट करेगा इसके ऊपर। तो बोराजोन, सॉरी, बोराजीन हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन को। और इसमें आप इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हो डबल बॉन्ड लगा के भी, बल्कि इसमें आपको शो करना पड़ता है इस तरह जो कार्बन वाली बेंजीन होती है ना, उस तरह नहीं शो करते, बिकॉज हमारे पास एजेस कहलाते हैं कार्बन को। तो आपने अगर बोराजीन ड्रॉ करनी है तो आपको BN लिखना पड़ेगा प्रॉपर। हाइड्रोजन ना भी ड्रॉ करो तो आपको कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन इनऑर्गेनिक में बेहतर होता है कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन भी ड्रॉ कर दो। बोराजीन हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। हमारे पास इनऑर्गेनिक में भी बेंजीन एग्जिस्ट करती है, विच इज कॉल्ड बोराजीन। लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस वो बेस है जो कि एक्सेप्ट करती है हाइड्रोजन को। हमारे पास एसिड बेस थ्योरीज में 6 थ्योरीज हैं जो मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है। जो मोस्ट कॉमन है वो 3 है, अर्हेनियस, लोरी ब्रॉन्स्टेड और हमारे पास आती है जी ल्यूइस। तो मैं इसको एक मिनट पहले रिमूव कर दूं, फिर आपको समझाती हूँ। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है? लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड वो है जो कि डोनेट करता है हाइड्रोजन को। और लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है? उसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है जो कि एसिड दे रहा है और बेस ले रही है। तो ऐसे को हम कहते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस। देन आपके पास है एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर टू गिव। एसिड और बेस करके मिलके क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। को भी ले लो आप, मोस्ट कॉमन एग्जांपल एसिड की ले लेते हैं, मोस्ट कॉमन ले लेते हैं बेस की। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। बात को समझ ना आ रहा हो तो इक्वेशन लिख के देख लिया करो, इक्वेशन आपको क्लियर कट बता देगी क्या बन रहा है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि मिल क्या रहे हैं हमें। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड भी मिल सकता है, लेकिन एट द एंड जो आपके पास बनेगा वो सॉल्ट और वाटर बनेगा। फिर सॉल्ट हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होती है, बेसिक सॉल्ट भी, न्यूट्रल भी। तो जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगी, आपके पास हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि वो डोमिनेट करके है। और अगर आपके पास वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी वो डोमिनेट कर जाएगी सॉल्ट में भी। तो इस तरह आप एग्जांपल्स देखोगे वो किससे मिलके बना है। अक्सर सॉल्ट दिया होता है आपको, तो सॉल्ट को देखो वो किस चीज से मिलके बना, किस बेस से मिलके बना है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, या किस एसिड से बना है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जिस तरह की एसिड बेस से वो मिलके बनेगी उसी तरह का सॉल्ट बन जाएगा। Stronger the acid dash will be the pH. Stronger the acid, higher will be the pH. More will be the pH. जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी pH उतनी कम होती है, उसकी POH उतनी ज्यादा होती है। तो बिकॉज POH और pH का जो सम होता है हमने पढ़ रखा है वो 14 होता है। तो pH जितनी कम होगी POH इतनी ज्यादा होगी, ताकि 14 बन जाए। तो याद रखो, एक चीज याद रख लो कि एसिड जितना ज्यादा, और कोई भी मेरे पास एसिड है फॉर एग्जाम्पल जिनकी pH है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाली जिसकी pH 1 होगी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी pH ये है थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है ये और कम स्ट्रॉन्ग, ये सबसे ज्यादा वीक एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्मॉलर विल बी द pH एंड हायर विल बी द POH। देन है जी सोडियम कार्बोनेट 10H2, हमारे पास क्या कहलाता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है जी, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स विच हैलोजन। ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास कौन सा हैलोजन पाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में हमारे पास आप लोगों को पता है क्लोरीन पाया जाता है। इसका हमारे पास फॉर्मूला भी मैं आपको भी बता देती हूँ, मुझे आधा सेकंड दिए। ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोराइड भी। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एनोटेट मुझे सिलेक्ट करने दो। ये कैल्शियम CaClO ट्वाइस, इससे लिखते हैं इसको CaClO2। ठीक हो गया जी, एक सेकेंड दे मुझे। इसके हमारे पास अक्सर का नाम भी पूछ लेता है, इसका नाम हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या फार्मूला, कुछ भी पूछ ले आपको तीनों आना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है।
रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट, रेट हमें क्या बताता है, रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट, हाउ स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन। रेट, जब भी आप काइनेटिक्स जब भी बात करोगे काइनेटिक्स की, काइनेटिक्स हमें रेट के बारे में बताएगा। और रेट होता क्या है, कोई भी रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है, कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं। केमिस्ट्री में हर टाइप का रिएक्शन है, फास्ट भी है, स्लो भी है, मॉडरेट भी है। तो रिएक्शन की स्पीड क्या है, स्पीड के साथ जब भी हम देखेंगे वो हमारे पास कहलाते हैं रेट। देन जी है रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का आपके पास रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, वही यूनिट है जो आपका कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन का क्या है, मोलैरिटी पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन। आपको इसका मैंने बताया भी था निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला भी, कि आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना है, 1 - करना है और पर सेकंड लिखना है। ठीक है, कंसंट्रेशन 1 - पर सेकेंड, एन है आपके पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन का यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। अब 1 - मैंने जीरो जीरो ऑर्डर का पूछा आपसे, तो जीरो ऑर्डर का क्या होगा, 1 - 0 पर सेकेंड, सब में ही आएगा। अब 1 - 0 0, अब 1 ही आ जाएगा, 1 की पावर मतलब वही चीज आ जाएगी, तो मोल पर लीटर पर सेकंड आपके पास इसका यूनिट बन जाएगा। इस तरह जो भी आपको रेट कॉन्स्ट किसी भी आपसे ऑर्डर का पूछता है, आप यहाँ पे ऑर्डर लिखो, 1 है, 2 है, 3 है, जिस भी पूछता है, और उसको आप आगे से फाइंड कर लो सिंपली। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करना है, फर्स्ट स्टेप पे, फास्टेस्ट पे, स्लोवेस्ट पे, मिडिल कोई स्टेप पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करेगा स्लोवेस्ट स्टेप। हमें देखने में लग रहा होता है कि एक रिएक्शन, हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, उसका हमें लग रहा है वो इक्वेशन उसी स्टेप पे कंपोज है, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हम उसके मैकेनिज्म को देखते हैं तो कभी कभी 10 स्टेप भी बन जाते हैं मैकेनिज्म के। तो उन 10 स्टेप्स में या 5 स्टेप में जितने भी स्टेप्स का वो रिएक्शन है, उनमें से एक जो स्टेप होगा वो बिल्कुल स्लो होगा। उस लोवेस्ट स्टेप पे हमेशा रेट डिपेंड करेगा। उस लोवेस्ट स्टेप को हम कहते भी हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, रिमेन सेम एज द रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपका जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टाइम गुजरेगा रेट कम होता रहता है, हमेशा कम होगा। जब भी हम क्या कहते हैं, हमने हमेशा रेट का ग्राफ देखोगे, रेट हमेशा ऐसे हो रहा होता है, गिर रहा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कम होगा, सबसे ज्यादा एट द जो होगा स्टार्ट में सबसे ज्यादा होगा, फिर आस्ते आस्ते कम, और आपकी एट द टाइम क्या होगा कि जो कर्व होती है वो फ्लैट हो जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, मतलब रेट कांस्टेंट हो गया, अब कम हो गया बिल्कुल, और मजीद नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट हो जाता है। तो फाइंड कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव का हमने कंजुगेट एसिड फाइंड करना है। तो एसिड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एसिड फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि एक H ऐड कर देते हैं और एक चार्ज कम कर देते हैं, मतलब H+ आपने ऐड कर देना, प्रोटॉन H पॉजिटिव डाल देंगे तो कंजुगेट एसिड बन जाता है, H पॉजिटिव निकाल देंगे तो कंजुगेट बेस बन जाती है। तो क्या है, देखो NH2 नेगेटिव दिया हुआ है, एक ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा, NH3, चार्ज जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया कंपाउंड, क्योंकि ये -1 है, +1 डाल रही हूँ, न्यूट्रल बन जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर इसका हम बनाना हो, इसका फाइंड द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, तो क्या हो जाएगा, NH4+, एक H+ ऐड करते जाओगे तो कंजुगेट एसिड बनता जाएगा उसका। तो आपके पास इस तरह ए ऑप्शन, इसमें NH2 नेगेटिव का जो कंजुगेट एसिड है वो क्या हो जाएगा, NH3। एक मिनट दो, मुझे रिमूव करने दो, आपको सिखाने के लिए जगह बिल्कुल नहीं रह रही है। ओके जी, moving towards our next MCQ. For exothermic reaction at equilibrium, rate of reaction goes forward by decreasing the temperature. exothermic में क्या होता है, आपके पास जो टेम्परेचर है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे होता है, तो अगर हम प्रोडक्ट्स को कम करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है अकॉर्डिंग टू ली शेटर प्रिंसिपल। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो फॉर एग्जाम्पल A+B, मेरे पास कोई रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे ये हो रहा है, C+D प्लस हीट, मेरा प्रोडक्ट है हीट,
या टेम्परेचर, कुछ कह सकते हो आप। तो मेरा प्रोडक्ट है, इसको मैं अगर कम करूंगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, बिकॉज ली शैटर क्या कहते हैं कि हम कोई भी डिस्टर्बेंस करेंगे तो सिस्टम इस तरह मूव करेगा कि वो डिस्टर्बेंस कम से कम हो जाए। अगर मैं इस साइड पे डिस्टर्बेंस कर देती हूँ तो जो सिस्टम है वो इधर को मूव करेगा बैकवर्ड। अगर मैं इस साइड पे डिस्टर्बेंस करती हूँ तो सिस्टम इधर को मूव करेगा, वो इस तरह मूव करेगा कि उसकी डिस्टर्बेंस कम से कम हो जाए जिस तरह। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं हीट को कम कर दूंगी, मतलब हीट निकाल रही हूँ मैं, तो हीट प्रोडक्ट है, हीट को निकालती हूँ तो क्या होगा, रिएक्शन जो आपका सिस्टम है वो फॉरवर्ड मूव करेगा फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यही एंडो की बात की जाए तो एंडो में क्या होता है, एंडो में हीट आपका रिएक्टेंट होती है, ये हीट होती है HAT, ये मेरे रिएक्टेंट है A+B, और ये प्रोडक्ट बना होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की इक्वेशन इस तरह लिखते हैं। अब इसमें हीट ऐड कर रही हूँ तो क्या होता है इसमें हीट को रिमूव करूंगी तो फॉरवर्ड जा रहा होता है, इसमें हीट को ऐड करूंगी तो फॉरवर्ड जा रहा होता है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसका हम क्या करेंगे, फॉर एक्सोथर्मिक, हमारा क्वेश्चन था फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन गोस फॉरवर्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को कम करूंगी फॉरवर्ड जाएगा। इसमें क्या करूंगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, बढ़ाऊंगी, ऐड करूंगी ताकि फॉरवर्ड मूव। तो दोनों में ये है कि आपने इक्वेशन लिख लेनी है, जिस साइड को डिस्टर्बेंस करोगे उसको ऑपोजिट मूव कर जाएगा। Value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 raised per 12. When system is at equilibrium, it will include, हाँ जी क्या होगा इसका, आपके पास केसी की वैल्यू है 1.6, केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10 रेज पर 12 जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। मतलब क्या है, रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड की तरफ मूव हुआ है, फॉरवर्ड की तरफ हुआ है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होंगे। अगर आपकी यही वैल्यू माइनस में होती ना तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम हुआ है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स पड़े हैं। अगर 10 रेज पावर 3 से ज्यादा हो जाए तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव ज्यादा हुआ है और आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में मोस्टली प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, सी ऑप्शन आ जाएगा। देन है, इफ बोथ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन रेट्स आर इक्वल इन इक्विलिब्रियम इट इज सेड टू बी। इक्विलिब्रियम जब होती है तो हम कहते हैं रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट्स पे हो रहे होते हैं, तो इक्विलिब्रियम आपके पास कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देन नेक्स्ट है, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज डिपिक्टेड बाय व्हिच सिंबल। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम करते हैं QC से, इक्विलिब्रियम को कंस्टिट्यूट करते हैं K से, और रिएक्शन कोएफिशिएंट का सिंबल है QC। Which property cannot be used to describe the state of the system? State of the system वो है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है, दरमियान की वैल्यूज पे नहीं डिपेंड कर रही। तो प्रेशर भी स्टेट ऑफ सिस्टम है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है। जनरल गैस कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, तो जनरल गैस कांस्टेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, डी ऑप्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज को बताते हैं हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि एनर्जी रिमेन कंजर्व, ये एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती ना ही बनती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। और इसके रिलेटेड आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन भी दी थी, इज इक्वल टू mc²। एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, मैस एनर्जी में, एनर्जी मैस में, बट ओवरऑल एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मुझे आधा सेकेंड दें जरा। If temperature of an object increases slowly, then the energy of that object, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, अब टेम्परेचर के एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी स्लोली इंक्रीज होगी, ए ऑप्शन, इंक्रीजेस स्लोली। अकॉर्डिंग टू विच इक्वेशन, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T पर रखिए आपने क्वेश्चन, ठीक है। तो Q डायरेक्टली तो टेम्परेचर, Q क्या है, हीट है, टेम्परेचर की डायरेक्टली है, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो टेम्परेचर एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, वो फास्ट बढ़ रहा है तो एनर्जी भी फास्ट बढ़ेगी, टेम्परेचर स्लोली हो रहा है तो एनर्जी भी स्लोली, जो रिलेशन टेम्परेचर को होगा वही एनर्जी का आ जाएगा। Which of the following has the highest second ionization energy? तो आपके पास इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन बनता है जी, ए ऑप्शन बनता है। हमेशा हाईएस्ट एनर्जी तब होगी जिसकी जो भी एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद जो एनर्जी आएगी वो एक्स्ट्रा हाई आ जाएगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल
इसकी बात करें तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक की मॉडरेट आएगी। जब हम इसकी सेकंड एनर्जी निकालेंगे, फॉर एग्जांपल की बात कर रही हूँ, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एग्जांपल 2 है, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 40। अब 2 और 40 में बहुत ज्यादा गैप है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आपके एटम जो है वो स्टेबल हो गया। देखो अब इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया है, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम स्टेबल हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से जो भी आपकी हाईएस्ट एनर्जी होगी वो उससे पहले पहली वाली जो होगी वो उसकी आयनाइजेशन स्टेट कहला रही होती है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहला रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है जी इंग्लिश का पोर्शन। मुझे थोड़ा सा ये गन साफ कर लेने दो, आधा मिनट दो। तो इंग्लिश का आप इतना पहला पढ़ो, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, इतना आप इसको पढ़ो, मैं इतना रिमूव कर देती हूँ। हाँ जी, ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हमारे पास है शी एंड हर सिस्टर आर सिंगिंग, शी एंड हर सिस्टर इज सिंगिंग, शी एंड हर सिस्टर वाज सिंगिंग, और नन। तो आपके पास ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, शी एंड हर सिस्टर आर सिंगिंग। दो बंदे हैं तो वर्ब जो है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ही उसके साथ एग्रीमेंट में लगाई जाएगी। तो ए ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। Then second है pick the correct sentence. A great many students have been declared successful. A great many student हो गया, यहाँ पे students था, यहाँ पे student कर दिया गया है, have been declared. A great many students has been declared. तो आपके पास राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन। जब भी आपके पास a great many आता है तो उसके पास बाद आपके पास प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आती है, ये याद रखना है। तो a great many is always accompanied with a plural noun and a plural verb. देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, पिक द करेक्ट सेंटेंस। If I went to bazaar, I will bring a gift for you. If I went to bazaar, I would bring a gift for you. If I went to bazaar, I would brought a gift for you. तो आपके पास राइट ऑप्शन है जी बी ऑप्शन। ये आपका लिया गया है कंडीशनल सेंटेंसेस से। आपके पास अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपके पास आगे वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। सेकंड कंडीशनल आई थिंक सो ये हमारे पास है, इफ आई वेंट टू बाजार पास्ट इंडेफिनिट प्लस वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। पिक द करेक्ट सेंटेंस। I shall bring a gift for you if I went to bazaar. I shall bring, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा, आप स्टेटमेंट्स पढ़ो आधा मिनट, फिर देखो मुझे बताओ इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। मैं नहीं पढ़ रही, इतना अपने साथ चाय पी लेती। इसमें हमारे पास ये राइट ऑप्शन जो है वो है सी, आई शेल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू इफ आई गो टू बाजार। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मेरे पास फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया तो आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। और इनकी कंडीशनल क्या है, इफ से स्टार्ट हो रहती है या इफ दरमियान में आ रहा होता है, कंडीशन लगी होती है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट कंडीशनल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का आना। पिक द राइट वन। इसमें आपने क्या है, इफ यू रेजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। इफ यू रेज द टेम्परेचर अप टू, क्या फर्क है, इफ यू रेज द टेम्परेचर, यहाँ पे रेजिस लिखा हुआ, यहाँ रेज कर दिया, इट स्टार्टेड बॉइलिंग हो गया। इफ यू रेज द टेम्परेचर, यहाँ रेज और स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो आपके पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होता है। अब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो वो बॉयल हो जाएगा। तो दोनों में, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास यू जो है वो प्लूरल की सेंस में लेते हैं, तो एस नहीं आएगा साथ, और आगे इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। दोनों में प्रेजेंट टेंस आ रहा होता है जीरो कंडीशनल में। Pick the correct preposition. I am blind in one eye. I am blind to one eye. I am blind into one eye. तो आपके पास राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, I am blind in one eye. ब्लाइंड इन वन आई का मतलब होता है, ब्लाइंड इन लगाते हैं जब हमारे आंख से अंधा होना, और ब्लाइंड टू लगाते हैं जब हमें किसी चीज से अनअवेयर रखा जाए, जानबूझकर हमें ना बताया जाए, तो वहां हम ब्लाइंड टू लगाते हैं। और ब्लाइंड इन लगाते हैं जब हम बाकी ही नेचुरली किसी एक्सीडेंट के थ्रू एक आंख से अंधे हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बनेगा आपका। देन है पिक द करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस। टेंस है दिया हुआ सिंपली आपको, तो आप में बताना है इसमें डिड आई लिव इन लंदन, डिड आई लिव इन लंदन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होगा।
डिड आई लिव्ड इन लंदन, कौन सा ठीक है? तो आपके पास ए ऑप्शन ही ठीक ऑप्शन है। डिड के बाद हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी एट द एंड आएगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन आपने जी एक्टिव स्पेसिफाइज बनाने थे। एक्टिव स्पेसिफाइज भी क्या है, किसका बनाना है? ही वॉज रिसीविंग अ लेटर। तो इसमें आपके पास क्या बनेगा? अ लेटर वॉज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम। कि क्या करते हो आप? ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हो, अ लेटर। अभी आपके पास पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो आप क्या करोगे? बीइंग लगा दोगे दरमियान में, थर्ड फॉर्म कर दोगे और इसको बाय हिम कर दोगे। तो अ लेटर वाज बीइंग रिसीव्ड बाय हिम। सारे टेंसेस के आपको रूल्स भेजे गए थे। देन नेक्स्ट आपका क्या है? डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट काफी आता है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने सारे रूल्स की भेजी हुई है आपको, इसकी भी बुक के ऐसे सारी कंडीशंस, तो एक या दो लास्ट में आ जाते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट से। तो ही सेज आई लाइक दिस बुक, तो क्या आएगा? ही सेड दैट ही लाइक्ड दिस बुक, ही सेज दैट ही लाइक्ड, ही हैड लाइक्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है नन। क्यों? आपने सबसे पहले अंदर की चीज बाद में चेंज करनी है, आपने देखना है इधर क्या है। इधर आपके पास प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो अंदर वाली वर्ब्स चेंज नहीं होती। तो इसमें अगर राइट बनता है, उसको बनता ही सेज दैट ही लाइक्स दैट बुक, सिंपली। तो हमेशा वो प्रेजेंट में ही रहता, प्रेजेंट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता। यहाँ पे मैंने सारे पास्ट कर दिए हैं और हमारे पास स्टार्टिंग जो थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी, तो इस वजह से अब कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, नन आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले देखने हैं स्टार्टिंग में ही विल से ही सेज क्या दिया हुआ है। अंदर वाला टेंस तब चेंज होगा अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। जस्ट अगर ये पास्ट में होता है देन हम अंदर का टेंस चेंज करते हैं। लाइक अगली एग्जांपल इसी तरह दी हुई है, ही सेड इट इज रेनिंग। अब हम करेंगे ये पास्ट में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन आपके पास? ही सेड दैट इट वाज रेनिंग, सिंपली he said that it was raining। प्रेजेंट है, पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट में। देन हमारे पास आ जाते हैं जी सिनोनिम्स, आप लोगों के फेवरेट सिनोनिम्स। सिनोनिम ऑफ डिफाइल। डिफाइल का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है? डिफाइल हम कहते हैं किसी चीज को तबाह कर देने को, बर्बाद कर देने को, तो स्पॉइल। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। डिफाइल मीनिंग क्या है? स्पॉइल। देन है डिफिडेंट, बहुत कॉमन है। डिफिडेंट हम कहते हैं शाय पर्सन को, टिमिड आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल इसका बी ऑप्शन। शाय होना, और क्या आएगा? टिमिड होना, जल्दी बात ना करने वाला पर्सन, हेजिटेट करने वाली चीज, उसको हम कहते हैं डिफिडेंट। देन है एनर्वेट। एनर्वेट का हमारे पास सिनोनिम है जी थक जाना, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल है फेटीक। इनर्वेट एनर्जी खत्म हो जाना, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। इनर्वेट एनर्जी खत्म होना, एनर्जी वेनिश होगी। इनर्वेट एनर्जी, वेट वेनिश, याद करने के लिए बता रही हूँ। एनर्जी का खत्म हो जाना मतलब क्या हो गया? थक गए, वो फेटीक हो गई है। फिर है एंटोनिम ऑफ इरेटिक। इरेटिक का पहले सही मतलब पता हो, इरेटिक हम कहते हैं जिगजैग को। जिगजैग मतलब इरेगुलर, बेढंगा, तो उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? रेगुलर, एक चीज तरतीब से, ऑर्डर। सिनोनिम ऑफ गेस्टो। गेस्टो का सिनोनिम हमारे पास क्या है? गेस्टो हम कहते हैं जी बहुत एनर्जेटिक चीज को, तो यहाँ पे जील, जेस्ट, ए ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन होगा। हैप्पी, हंगामे वाली चीज, जील वाली चीज, शोर शराबे वाली चीज, एनर्जेटिक, उस सेंस में हम लेते हैं गेस्टो। देन हमारे पास आ जाता है जी पेडागोगी का ऑप्शन, आपका बीएड का ऑप्शन। तो इसमें आपके पास इंटिमिडेशन अप्रोचेस आर मोस्टली, इंटिमिडेशन आप लोगों को नोट्स दिए गए थे, सारे वहां से बनाए गए हैं। इंटिमिडेशन अप्रोचेस हमारे पास क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। इंटिमिडेशन अप्रोचेस हम कहते हैं ऐसी अप्रोचेस को जो हम टीचर यूज करते हैं नेगेटिव में, लाइक डांटना, थ्रेट, फेयर, उस चीज को हम कहते हैं। तो हमारे पास इसका है बी ऑप्शन राइट, नेगेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यू है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। टीचर शुड बी अथॉरिटेटिव, टीचर शुड बी अथॉरिटेरियन, बोथ फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल, टीचर शुड बी फ्रेंडली ओनली। तो आपके पास क्या है इसका राइट ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टीचर शुड बी अथॉरिटेटिव के, टीचर को अथॉरिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव ना हो। अथॉरिटेरियन आता है नेगेटिव अप्रोच में, अथॉरिटेटिव आता है पॉजिटिव में, और टीचर शुड बी अथॉरिटेटिव, ए ऑप्शन।
देन आपके पास है सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स। सोशियो मैनेजमेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट में क्या होता है आपके पास, टीचर को क्या करना चाहिए, बी स्माइल इन द क्लास, बी सेंसिटिव टू स्टूडेंट्स नीड, इंकरेज टीम बिल्डिंग। तो उसके में आपके पास आते हैं सारी अप्रोचेस। सोशियो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स है, तीनों जो है उसमें इंक्लूड है आपके पास, तो डी ऑप्शन। ग्रुप प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, इसकी टाइप्स पढ़ी थी हमने ओवर्ट मैनेजमेंट की, तो उसमें से एक टाइप थी ग्रुप प्रोसेस। तो ग्रुप प्रोसेस इज अ ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच। देन हमारे पास नेक्स्ट है जी, टू अवॉइड सर्टेन मिसबिहेवियर इन द क्लास वी यूज्ड। कि मिसबिहेवियर को रोकना है तो हम कौन सी मैनेजमेंट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जी प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। Which method teaches that ECE teacher has the right to decide which is best for his children? ECE टीचर के पास अख्तियार होते हैं कि उसके बच्चों के लिए जो कुछ है वो वही करेगा। ये कौन सी अप्रोच कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है जी assertive discipline approach। तो सॉरी, ए ऑप्शन। देन है जी विच मॉडल रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट में ले बिहाइंड द मिसबिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। के ये ऑप्शन है आपके पास लॉजिकल कंसीक्वेंस। लॉजिकल कंसीक्वेंस कहती है कि स्टूडेंट को भी मिसबिहेव करता है तो वो उसकी अनमेट नीड्स की वजह से होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Teacher give full permission to their students that they can do anything in the class which students wants to do. Teacher has loose control and student have the liberty to do anything they want। कि हर टोटली अथॉरिटी स्टूडेंट्स को देती है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस चीज या इस कंट्रोल को हमारे पास तीन टाइप्स की कंट्रोल की, तो हम कौन सी कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेजी फेयर अप्रोच, कि खुला कर देना। बी ऑप्शन लेजी फेयर, लेजी फेयर अप्रोच। इन और गवर्नमेंट स्कूल्स एज फॉर अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट क्लासेस। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट क्लास के लिए चिल्ड्रन की कौन सी एज रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे पास कौन सी है जी 4 years। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। देन आपके पास है इट इज यूजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ मसल टू सिट स्टैंड वॉक एंड रन। ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है ग्रॉस मोटर। ए ऑप्शन। एज लिमिट फॉर सेंसोमीटर इज, कौन सी एज लिमिट है आपके पास, ए ऑप्शन है बर्थ टू 2 years। इंटीग्रेशन मीन्स, इंटीग्रेशन क्या कहलाता है आपके पास, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, टेकिंग आउट समथिंग फ्रॉम द बॉक्स, डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स। तो आपके पास कहलाता है जी ए ऑप्शन, पुटिंग थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जोड़ देना। द गोल ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का पर मेन पर्पस, मेन गोल क्या है, to give information, to involve peoples in activities, to impart knowledge, desirable change in behavior। So इसका जो राइट ऑप्शन है वो जी है डी ऑप्शन। तो टीचिंग का मेन पर्पस जो है डिजायरेबल चेंज लेके आना बिहेवियर में स्टूडेंट्स के। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डन बाय, कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारे पास होती है लेफ्ट हेमिस्फीयर। लास्ट है जी अटेंशन टाइम फॉर एल्डर, एल्डर पीपल्स के लिए, एल्डरली पीपल्स के लिए अटेंशन टाइम कितना होता है, दैट इज बी ऑप्शन 10 मिनट। सॉरी, इसको मैं एक मिनट कंफर्म कर दूं। अटेंशन टाइम फॉर एल्डरली पीपल 15 मिनट। सॉरी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये था आपका लॉन्ग क्विज, 70 एमसीक्यूज बनाए गए थे इसमें। आपका जो लास्ट क्विज होगा उसमें आपको बिल्कुल एफपीएससी पैटर्न पे 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। 50 केमिस्ट्री के, 30 बीएड के और 20 इंग्लिश के होंगे। इसका पैटर्न मैं बता रही हूँ। और जी बस अपनी तैयारी करें नेक्स्ट क्विज की। अल्लाह हाफिज।